अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन ने कहा कि अब हमें कोरोना वायरस के साथ ही रहना होगा। इससे 2 दिन पहले वफाकी वजीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी कह चुके हैं कि इज्तिमाई मुदाफ़ियत का तजुर्बा खतरनाक है, चूँकि इसके बारे में कोई तहकीक नहीं हुई। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर इज्तिमाई मुदाफ़ियत नहीं बन सकती तो फिर लॉकडाउन को नरम क्यों किया गया, स्पेशली तब जबकि हम कर्व के ऊपर चढ़ रहे थे और केसेस ज़्यादा बढ़ रहे थे। नाज़रीन, दूसरी तरफ हम सियासी तसादुम की तरफ भी बढ़ रहे हैं। तहरीक इंसाफ सिंध की सूबाई क़यादत ने गवर्नर राज का मुतालबा कर दिया है, जिसके नतीजे में पीपल्स पार्टी ने सख्त रद्द अमल का इजहार किया है। ऐसी हुकूमत का क्या करना, ये कब तक आप सिंध को लुटने देंगे? तालीमी निजाम बिगड़ा हुआ, सेहत का निजाम बिगड़ा हुआ, हर चीज बिगड़ी हुई। अब वक्त आ गया है कि आईन में जो प्रोविजन दिए गए हैं वफाक उसका इस्तेमाल करे। चीफ जस्टिस साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, हम आप सबसे अपील करते हैं कि हमें एक्शन चाहिए। और जो आर्टिकल्स हैं, इमरजेंसी का आर्टिकल 235, डायरेक्ट रूल 149(4) पूरे सिंध में हमें चाहिए। मैं यहां से फिर डिमांड करता हूं कि आखिर में अगर ये 2 काम न करें तो गवर्नर रूल भी लगाने में कोई बुराई नहीं। मैं सिर्फ एक गुजारिश करूंगा कि यहाँ की फिरदौस आपा को इस्लामाबाद की फिरदौस आपा का हाशिया सामने रखना चाहिए। जिस तरह उसको दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया ना, इसी तरह आप सुनेंगे कि ये फिरदौस आपा भी निकाल के चली जाएंगे साइड। खिसके हुए लोग हैं, इनके अपने लोग कहते हैं गैर जिम्मेदार लोग हैं, इनके अपने लोग इस्लामाबाद में बैठे हुए कहते हैं इनको कुछ नहीं पता। तो इनकी बातों को संजीदा मत लिया करो आप। ये बेचारे परेशान होते हैं, परेशानी के आलम में आके यहाँ की थोड़ी बातें कर लेते हैं कि इनकी सिंध की जमात जो है वो फेडरल हुकूमत के कहने पे, उनके आशीर्वाद से बार बार इस तरह के मुतालबे करती है। कभी सिंध के अंदर गवर्नर राज लगाएं, कभी आर्टिकल 234 का नफाज करें। मैं गुजारिश करता हूं कि फिर पंजाब में तो आइन की सारी शिकें लागू होने वाली हैं। पंजाब की हुकूमत को कितने पैसे दिए हैं कि ये अपना जो बजट है उसको बेहतर कर सके, ये अपनी हेल्थ की फैसिलिटीज को बेहतर कर सके। खुदारा ये हुकूमत अपने फैसले इस कौम के सामने करने में नाकाम हो चुकी है। ये सिर्फ सिंध के अंदर गवर्नर पूरा करे चाहो जिसको शक है। लोग कोरोना वबा के दौरान मुकामी हुकूमतों के निज़ाम ना होने की वजह से ऑलरेडी नाजरीन मुश्किलात का शिकार हैं, चूँकि इनके मसाइल मुकामी सतह पर हल ही नहीं हो रहे। आज सिर्फ एक सूबा ऐसा है जहाँ पर तहरीक इंसाफ की इत्तेहादियों की हुकूमत नहीं है, और वो है सिंध। अगर इधर भी तसादुम की सूरत हाल हो गई तो कोरोना वबा के खिलाफ एक मुश्तरका हिकमत अमली कैसे बन पाएगी? इसी हवाले से हमने दावत दी है जनाब फवाद चौधरी साहब को। उनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, वो वफाकी वजीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। सैयद नवीद कमर साहब हमें कराची से ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडर हैं। वो साबिक वफाकी वजीर रह चुके हैं और वो 18वीं तरमीम के लिए जो पार्लिमानी कमेटी बनी थी उसके भी रुकन थे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का कि आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले फवाद साहब आपकी जानिब आऊँगी और सवाल ये है, चूँकि सब ये पूछ भी रहे हैं और ईद की आमद भी है और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के आप मिनिस्टर हैं, ईद संडे को होगी कि मंडे को होगी? देखिए, ये इस बार जो हमारा जो कैलेंडर है उसके मुताबिक जो है वो 24 तारीख को होगी और उसके ऊपर अपनी कमेटी की, उसमें हमने गुलाम सरवर खान साहब को, उसमें नूरुल्लाह कादरी साहब को भी हमने इनवाइट किया है। और इस वक्त जो इंटरेस्टिंग बात है कि इस दफा ईद तकरीबन पूरी दुनिया में ही 24 तारीख को ईद होगी, जहाँ पे इंडोनेशिया, मलेशिया, सऊदी अरेबिया और तमाम जो दुनिया के ममालिक हैं, मुस्लिम ममालिक हैं, उनमें ईद 24 को होगी और इसी तरह पाकिस्तान में भी ईद इंशाल्लाह 24 तारीख को। चले, ये तो आपने बड़ी खबर दे दी कि पाकिस्तान में ईद जो है वो 24 को होगी, क्योंकि तमाम लोग जो हैं वो अपने प्लान्स इसके मुताबिक ही बनाएंगे। सर, आपकी आवाज़ बैठ गई है। मैं कोशिश करेंगे कि हमारी आवाज़ जो है आप तक पहुँचे। जो दूसरी बात आपने की हर्ड इम्यूनिटी की, आपने ये कहा कि जी हर्ड इम्यूनिटी के बारे में अभी तक कोई तहकीक सही तरीके से नहीं हुई है। अगर नहीं हुई है तो फिर मुझे ये बताइए कि लॉकडाउन जब हम ऊपर जा रहे थे, केसेस बढ़ रहे थे, तो तब क्यों नरम किया गया? क्या इसके ऊपर काबीना के अंदर आप जैसे लोगों से जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मिनिस्ट्री संभाले हुए हैं उनसे मुशावरत नहीं की गई थी?
नहीं, फ्रैंकली हमसे तो इसमें एनसीओसी में शामिल हम नहीं हैं, लेकिन जो हमने देखिए, फ्रैंकली बात यह है कि मैं तो खुद इसके ऊपर मेरी राय तो कोई अहमियत नहीं रखती है, लिहाजा हमने तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में यही किया है कि जो पाकिस्तान के बड़े साइंटिस्ट हैं, बायोलॉजिस्ट हैं, उनकी हमने कमेटी बनाई है। वो कमेटी बैठती है, वो कमेटी बताती है कि उन्होंने बताया कि तहकीक किधर है, वैक्सीन की तैयारी जो है वो दुनिया में किस मरहले के ऊपर है, दवाई किस मरहले पे ऊपर है, और ये जो हर्ड इम्यूनिटी का जो तस्वुर है वो ये समझते हैं कि ये एक खतरनाक बात है, क्योंकि अगर इतने और जितने लोग जो है इस वक्त ये लॉकडाउन में फ्रैंकली कोई फेडरल गवर्नमेंट का तो इतना नहीं है, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट का जो तस्वुर था लॉकडाउन का वो बिल्कुल मुख्तलिफ है, जो फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के नतीजे में जिस तरीके से हर चीज खुली उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो बार बार ये एम्फेसिस कर चुके हैं कि स्मार्ट लॉकडाउन हमें जो है वो करना है, और स्मार्ट लॉकडाउन का मतलब ये है कि एसओपीज के साथ हमने ओपन अप करनी है चीजें। अगर हम एसओपी को फॉलो नहीं करेंगे तो पीएम साहब खुद एक बार कि इससे बहुत बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो मुतासर होने का इम्कान है। असल में आपकी आवाज़ सही नहीं आ रही, मगर जो आप बात कर रहे हैं बड़ी अहम है। मैं एक बात क्लियर आपसे करना चाह रही हूँ, आपने कहा कि वज़ीर आज़म का जो इम्प्रेशन है या वज़ीर आज़म जो लॉकडाउन चाहते थे उससे बड़ा मुख्तलिफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है लॉकडाउन खोलने का। आवाज़ बहुत ज़्यादा शोर, या तो आप ऑफ इसको अच्छा, ये प्रोड्यूसर साहब प्लीज आप इसको फिक्स करें। नवीद कमर साहब की जानिब भी हमने जाना है। नवीद कमर साहब, अब बात आपने फवाद चौधरी साहब की, आई एम होपिंग कि आपको सही तरीके से आवाज़ आ गई होगी। कह वो ये रहे हैं कि जी हर्ड इम्यूनिटी के बारे में अभी तक हमें कुछ ज़्यादा पता नहीं है। हर्ड इम्यूनिटी का ताकि लोगों को पता चल जाए, उसका मतलब ये होता है कि हम इतनी इम्यूनिटी आपस में बढ़ा लें कि अगर ज़्यादा लोगों को हो तो फिर वो इस वबा से लड़ पाएँ। अब सवाल ये उठता है कि बलूचिस्तान ने तो 2 जून तक लॉकडाउन कर दिया, बाकी मुल्क के अंदर लॉकडाउन है ही कोई नहीं, सुप्रीम कोर्ट का अलग ऑर्डर आया हुआ है। आप क्या समझते हैं कि सिंध में जहां आप बैठे हुए हैं कि ईद के बाद क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज़्यादा सख्त लॉकडाउन करना होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया मनी से। सबसे पहले तो खैर ये खुशखबरी आपने सुना दी कि 24 तारीख को ईद होगी। मैं बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब। जहां तक हर्ड इम्यूनिटी का ताल्लुक है तो मैं मुकम्मल तौर पे इत्तेफाक करता हूं कि हर्ड इम्यूनिटी एक ऐसी चीज है जो कि दुनिया में शायद एक हद तक स्वीडन में ट्राई की गई हो, लेकिन दुनिया में कहीं भी कामयाबी से नहीं। और कतई कलामी माफ, मगर स्वीडन में फेल होती हुई नजर आ रही है नवीद कमर साहब, अनफॉर्चुनेटली। जी नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि और किसी मुल्क ने कोशिश भी नहीं की। यूके ने इनिशियली की ये बात, लेकिन यूके में फिर जितना ड्रामाई तौर से उनकी इन्फेक्शन रेट और डेथ रेट बढ़ गई कि उनको फौरन इस चीज से वापस पीछे हटना पड़ा, इस हद तक कि इवन प्राइम मिनिस्टर इन्फेक्ट हो गए वहां। तो सवाल ये है कि हम ऐसी चीज तो सोचना भी नहीं चाहिए कि जहां, और पाकिस्तान की पॉपुलेशन का रेशो आप देखें तो हम एट द वेरी लीस्ट हम क्या कह रहे हैं कि 3.5 लाख लोग या 4 लाख लोग अगर मर गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। माजरत के साथ ये तो बहुत बड़ा एक हम हाथ से नुकसान कर रहे होंगे। तो हर्ड इम्यूनिटी को जो है हम सोच भी नहीं सकते। तो फिर आपका अगला जो सवाल है वो यही है, तो फिर हमने ये सारी चीज खोल क्यों दी, लॉकडाउन लिफ्ट क्यों किया, मेरी समझ में नहीं आता टू बी ऑनेस्ट। जब जहां दुनिया में लॉकडाउन लिफ्ट हुए हैं या ईज हुए हैं, वो वहां हुए हैं जहां आप पीक पीरियड पे पहुंच के फिर जब डिक्लाइनिंग पीरियड में हो तो एक हद तक फिर आपको एक पैटर्न नजर आता है कि अब जो है इन्फेक्शन रेट कम हो रहा है और हम जो है वो इस चीज को थोड़ा सा खोल दें। जो आर्ग्यूमेंट्स हैं कि जी लोगों के लिए तकलीफ है, लोगों के लिए माशी मुश्किलात हैं, वो सब अपनी जगह पे दुरुस्त हैं, नथिंग इज टू बी डिनाइड ऑन दैट अकाउंट। लेकिन लोगों को इन्फेक्ट करना या अपने हेल्थ सिस्टम पे इतना बड़ा प्रेशर डाल देना कि वो इन लोगों की जो है वो निगहदाश्त भी नहीं कर सके,
वो उससे भी बड़ा इकोनॉमिक नहीं, मगर नवीद कमर साहब एक और बात बताइए कि देखिए ना, जिस तरह के 2 जून तक जो है लॉकडाउन बरकरार होगा बलूचिस्तान में, अब बाकी इलाकों के अंदर चाहे वो पंजाब है, सिंध है, खैबर पख्तूनख्वा है, वहाँ पे लॉकडाउन नरम कर दिया गया अगर मुकम्मल तौर पे ख़त्म नहीं हुआ, तो फिर आपकी हुकूमत या आपकी सिंध की जो हुकूमत है, बिलखसूस आपकी पार्टी, तो बार बार ये बात कहती रही है कि जी अगर आप एक प्रोविंस के अंदर आप लॉकडाउन करते हैं, दूसरों में नहीं करते, तो वो इफेक्टिव हो ही नहीं सकता। तो फिर आप मुझे बताएं कि बलूचिस्तान का जो लॉकडाउन है वो कैसे इफेक्टिव होगा? नहीं, देखिए ना, बलूचिस्तान रिलेटिवली एक तो एडवांटेज है कि क्योंकि पॉपुलेशन लिमिटेड है और इतना वो सेंटर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी भी नहीं होता, पोर्ट जैसे कराची है उस तरह से नहीं, तो बलूचिस्तान तो एक हद तक ये जो है वो कोशिश कर सकता है, एंड गुड लक टू देम। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं कहूँगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, वो तो हर एक के ऊपर अप्लाई करता है और उन्होंने स्पेसिफिकली सिंध को भी जो है वो सामने रख के ये बिल्कुल स्पेसिफिकली सिंध का, बल्कि एक पूरा पैराग्राफ जो है वो सिंध के ऊपर उन्होंने लिखा हुआ है। मगर नवीद कमर साहब, इधर जो पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन है उनकी भी मीटिंग हुई है और डॉक्टर्स का ये कहना है, बड़ी माजरत से उन्होंने ये सुप्रीम कोर्ट को मुखातिब होते हुए कहा है कि हमें बड़ी तशवीश है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर, चूँकि उसके नतीजे में शॉपिंग मॉल्स भी खुल गए, मॉल्स भी और मार्केट्स भी खुल गई, और उनका ये खदशा है कि हमारी सेहत के शोबे में वो सकत ही नहीं कि वो इस जो वबा का एक आप समझ लें खमियाजा जो है वो भुगतना पड़ेगा, उसको बर्दाश्त करने की सकत नहीं है। इसके ऊपर हम बात करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि फवाद चौधरी से भी हमारी बात हो जाए। इस वक्त हमारे साथ नवीद कमर साहब मौजूद हैं कराची से। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ हैं जनाब नवीद कमर साहब और फवाद चौधरी साहब। फवाद साहब, हाल ही में आपने कहा कि ये जो स्ट्रेन पाकिस्तान के अंदर आई है ये वुहान से आई है, क्या इसके ऊपर तहकीक हुई है? क्या हम तय तक पहुंच गए हैं कि जी यही स्ट्रेन वुहान से आई है? हाउ डू वी नो दिस? देखिए, पहले मैं आपको इसमें 2 चीजें जो है ना मैं आपको इसके ऊपर कहता हूँ। एक तो इंटरनेशनली जो कुछ रिसर्च जो बिल्कुल कम्प्रीहेंसिवली अब कंक्लूड हो गई है, उनमें 2-3 चीजें बिल्कुल वाज़ेह हैं। नंबर 1, ये बैट यानी चमगादड़ से ट्रांसफर हुई है और वुहान से जो है ये शुरू हुई है। और तीसरी इम्पोर्टेंट, जो पाकिस्तान के अंदर हमने 5 जो सैंपल्स हैं कोरोना के, जिनको हमारी 5 यूनिवर्सिटीज में डिफरेंट जगहों के ऊपर इसका जीनोम उन्होंने स्टडी किया है, वो 5 जो उनका जो साख्त है वो एग्जैक्टली वही है जो वुहान के जो है उसका है। लिहाजा ये और इसी तरह से अब ये जो टोटल हम 95 मजीद जो कोरोना वायरस के पेशेंट्स हैं उनसे वो कोरोना हासिल करके तो वो उसका जीनोम स्टडी कर रहे हैं। अच्छा। तो हमारी इस वक्त आई वुड से कि जो एक एम्फेसिस है हमारी उसका रिसर्च का, इसके साथ हमने एक और PSF में हमने एक रिसर्च लॉन्च की है जिसमें देखिए कुछ बड़े इंटरेस्टिंग और इंट्रीगिंग क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर आने बाकी हैं। कि मिसाल के तौर के ऊपर देखिए कि जो ताफ्तान में जो जायरीन थे उनमें आधे लोगों को कोरोना हुआ, आधों को नहीं हुआ। इसी तरह से तबलीगी जमात में कुछ ग्रुप में इकट्ठे लोग थे, कुछ को हुआ कुछ को नहीं हुआ। इसी तरह से अनफॉर्चुनेटली हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं है बांग्लादेश इंडिया के। अदरवाइज हमें एक जॉइंट स्टडी जो है वो लॉन्च करनी चाहिए साउथ एशिया के मुल्कों को कि क्या वजह है कि हमारे यहाँ कोरोना का जो स्ट्रेन है उसका जो नुकसान है वो उतना नहीं है जितना कि वेस्ट में हुआ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं है, तो अब हम अपने मुल्क के लिए एक स्टडी जो है वो लॉन्च अब हमने की है। इंशाल्लाह 3 महीने तक वो स्टडी भी सामने आएगी तो मजीद जो सवालों के जवाब हमें मिलेंगे। नहीं, वाकई में आप जो आप बात कर रहे हैं कि अगर जॉइंट स्टडी होती तो यकीनन जो पूरा खित्ता है इससे मुस्तफीद हो सकता। नवीद कमर साहब, आपकी जानिब आऊँगी, आप फॉरेन रिलेशंस को भी बड़ी अच्छी तरीके से समझते हैं। अब बड़े सख्त सवालात चाइना से उठाए जा रहे हैं, अमेरिका ने भी इन सवालात को उठाया और अब यूरोपियन यूनियन में भी बात हो रही है दैट चाइना नीड्स टू आंसर वेरी टफ क्वेश्चंस। आपको नहीं लगता कि एक इंडिपेंडेंट तहकीकात होनी चाहिए? ये नाकाफी है कि चाइना सिर्फ अपने अंदर ही तहकीक को जो है महदूद रखे।
नहीं, ये बात तो खैर दुरुस्त है कि ये क्योंकि वर्ल्ड वाइड पेंडेमिक है तो जाहिर है कि उसकी जो रेमेडीज हैं और रिसर्च है वो भी जो है वर्ल्ड वाइड कोऑपरेशन से ही होनी चाहिए। अब मुश्किल ये है कि ये सारा इशू उठा यूएस से और यूएस का एक इलेक्टोरल इशू बन गया जहां प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपनी जान छुड़ाने के लिए सारा मलबा चाइना के ऊपर डाल दिया कि जी ये तो सारा उन्होंने अपने लैब में क्रिएट किया था, वहां से वो फैला है एंड देयरफॉर अपने आप को एब्जॉर्ब कर दिया। द फैक्ट इज कि जहां से भी आया, बैट से आया या कहीं से भी आया, उसके तरफ हमें अप्रोच तो एक यूनिफाइड अप्रोच करनी चाहिए ना। यूएस जैसा मुल्क जो है जो कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हिस्टोरिकली सबसे आगे होता है, और यहाँ आके आप पीछे हट जाएं कि जी बस चाइना का फॉल्ट है और चाइना ही इसको डील करे, सो आई डोंट थिंक दैट इज फेयर। और जहां जहां से भी बाकी मुल्क जो हैं वो इस चीज को फॉलो कर रहे हैं, वो भी एक एटलीस्ट माय रीडिंग इज कि इट इज मोर पॉलिटिकल देन साइंटिफिक। अच्छा नवीद कमर साहब, चूंकि आप पाकिस्तान कि हम को रीजनल अप्रोच रखनी चाहिए, बिल्कुल 100% हमें रीजनल अप्रोच रखनी चाहिए, क्योंकि नहीं, मगर देखिए दो हाथ से ताली बजती है एंड अनफॉर्चुनेटली आई एम सॉरी आपकी आवाज भी कट रही है, दो हाथ से ताली बजती है, बट हमने देखा है कि हिंदुस्तान और बांग्लादेश, स्पेशली हिंदुस्तान जो है वो किसी किस्म की मुश्तरका इन्वेस्टिगेशन पे शायद इस वक्त आमादा ना हो। फवाद साहब, एक और बात बड़ी ज़रूरी है, वो ये है कि ये वैक्सीन जब आ जाएगी, जब भी आएगी, ये इतना काफ़ी नहीं होगा कि वैक्सीन आ जाएगी और एकदम मार्केटों के अंदर दस्तयाब होगी। अब 8 बिलियन लोग जो हैं ये वैक्सीन मांग रहे हैं। ये अब डिबेट शुरू हो गई है ईयू के अंदर, यूरोपियन यूनियन के अंदर, कि अब इस वैक्सीन को हम उन लोगों तक कैसे पहुंचाएंगे, क्या डिस्ट्रीब्यूशन के नेटवर्क्स अवेलेबल हैं, क्या दूसरे मुल्कों के अंदर, ख़ासतौर जिस तरह के हमारे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं या डेवलपिंग नेशंस जिसको कहते हैं, वहाँ पे इतनी बड़ी तादाद के अंदर ये मेडिसिन बन पाएंगी कि नहीं बन पाएंगी, क्या हुकूमतें इसके लिए रेडी हैं इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए? उसके लिए हमने कुछ सोचा है, काबीना में इसकी कोई जिक्र हुई, कोई बात हुई? देखिए, अब इसमें ना 2 मरहले हैं। पहला मरहला तो ये है कि वैक्सीन बने, अभी उसके ऊपर जो है वो कोई भी जो ट्रायल्स हैं वो बहुत एडवांस स्टेज के ऊपर अभी तक नहीं पहुंच सके, और तमाम जो बड़ी कंपनीज हैं, जो 5 दुनिया की सबसे बड़ी फार्मा कंपनीज हैं प्रोडक्शन के एतबार से, जिनमें नोवारेटिस है, जिनमें अवॉनिक है, जिसमें रोशे है, जॉनसन एंड जॉनसन है, ये जो कंपनीज हैं इनका ख्याल है, जो इनके जो R&D विंग्स हैं, उनका कहना है कि हम नवंबर दिसंबर तक हम इस साल ये वैक्सीन के करीब होंगे ट्रायल के, और जनवरी फरवरी यानी फर्स्ट जो हाफ है 2021 का, उसमें हम वैक्सीन जो है वो पहले तो बन जाएगी। फिर ये वैक्सीन, जिसका आपका जो सवाल है कि ये लोगों तक कब पहुंचेगी, वो उसके लिए सितंबर अक्टूबर नेक्स्ट ईयर 2021 से पहले लोगों तक पहुंचना जो है वो बड़ा मुश्किल है। और जितनी इसकी प्रोडक्शन की अगर हम जॉइंट प्रोडक्शन भी ये कंपनीज करेंगी जो दुनिया की, तो भी उसकी में कम से कम 4, 5, 6 महीने जो है वो चाहिए होंगे। सो अगले साल, अगर जहां तक वैक्सीन का ताल्लुक है, उसके ऊपर जो तमाम माहिरीन हैं वो मुत्तफिक हैं कि अगले साल सितंबर अक्टूबर से पहले ये मिलना मुश्किल है। नवीद कमर साहब, जिस तरह के फवाद साहब कह रहे हैं कि जी अगले साल सितंबर नवंबर यानी 2021 के अंदर भी ये वैक्सीन मिलना मुश्किल है, मतलब कि अगर तब तक आ जाए तो ये जल्द आ जाएगी। अब इसके लिए हुकूमतों को इकट्ठे मिलके काम करना होगा, मगर यहाँ पे तो हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है एक कॉन्फ्रंटेशन की सूरत हाल में है सिंध के अंदर। तो यहाँ पे तो बातें हो रही हैं गवर्नर राज की, जहाँ आप कराची में बैठे हुए हैं। मुझे बताइए कि ये मुश्तरका हिकमत अमली होगी कैसे? नहीं, ये बदकिस्मती की बात है कि इन हालात में भी अगर हम एक दूसरे के साथ मिलकर नहीं चल सकते तो फिर मुझे समझ नहीं आता कि हम कब चलेंगे। देखिए, लोगों के ऊपर थ्रेट जो है कोरोना का वो रियल है, वो ऐसे नहीं है, कोई मसनूई चीज नहीं एक बनाई हुई, एक प्रोपेगेंडा नहीं है, इट इज रियल। तो हमें भी जो है सीरियस होके इन चीजों को पहले देखना होगा, उसके बाद
जिंदगी पड़ी है ये सारी बातें करने की और सियासत करने की। ये सारी इश्यूज जो है वो डाइवर्जनरी इश्यूज मैं देख रहा हूँ, उसका कोई हकीकत से, ग्राउंड रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। हम कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज की बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज को इम्प्लीमेंट करने के लिए पहले तो हालात वो नहीं है, लेकिन अगर आप इन्वोक भी करते हैं तो एक तरीकेकार है जो कि इस वक्त मौजूद नहीं है। नहीं, तो आप तरीकेकार थोड़ा सा बताइए, क्योंकि आप एक पुराने पार्लियामेंटेरियन हैं, आप सियासत को अच्छी तरह समझते हैं, नेशनल असेंबली को कायदे ज़वाबत को अच्छी तरह समझते हैं। अगर वो कह रहे हैं कि जी आर्टिकल 235 के तहत हम प्रोक्लेमेशन इन केस ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा सकते हैं, तो आप समझते हैं इस वक्त हालात ऐसे नहीं हैं जहां ये आर्टिकल 235 को इन्वोक कर सके? फाइनेंशियल इमरजेंसी तो अगर लगानी है तो पहले तो फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर लगाए ना, जहाँ पे जाहिर है इतना बड़ा डेफिसिट है। हम सारी दुनिया से जो है डेट रीशेड्यूलिंग की बात कर रहे हैं, बल्कि आज भी प्राइम मिनिस्टर ने जो तकरीर की है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में, उसमें भी प्राइवेट इसी चीज पे एम्फसाइज किया है, अपनी जो हमारी डेफिसिट है उसकी बात की है। तो इसमें सिंध पंजाब और सिंध और सेंटर का इश्यू तो नहीं बनता ना। आर्टिकल 225 की जो खदोखाल है उसके अंदर ये बात फिट ही नहीं होती। तो अगेन आई वुड से कि बजाय इन चीजों में हम झगड़ने के, बजाय इन चीजों में हम जो है वक्त जाया करने के, हमें फोकस करना चाहिए। पूरा आधा जो आपका प्रोग्राम है वो सीरियस इश्यूज पे चला है, तो फिर बाकी टाइम जो है हम नॉन सीरियस इश्यूज पे न ले जाए। आई एम फ्रैंकली सेइंग, हालांकि आर्टिकल 225 इन्वोक करना बहुत ही एक सीरियस इशू होता है, लेकिन इन हालात में इसकी बात भी करना मेरे हिसाब से एक नॉन सीरियस चीज है। मगर जी नवीद कमर साहब, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीडर है फिरदौस शमीम नकवी साहब ने ये बात कही है और ख़ास तौर पे 235 को कोट भी किया है। फवाद चौधरी साहब, ये बात जो उन्होंने आज कही है, बड़ा अहम उनका एक रोल है सिंध के अंदर, एक अहम सीट के ऊपर बैठे हुए हैं उन्होंने। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, ही इज़ द फेस ऑफ PTI इन सिंध, तो उनको क्यों जरूरत पड़ी कि वो गवर्नर राज की बात भी करें? देखिए, बात यह है कि एक जो है, पहली बात तो एक आर्टिकल 235 तो फाइनेंशियल इमरजेंसी है, तो मेरा ख्याल है वो आर्टिकल 232 या 234 की बात जो करेंगे। लेकिन बात यह है कि वैसे मैं ये ठीक है टीवी के ऊपर, मीडिया के ऊपर जो है वो ये कहते हैं कि बहुत ज्यादा कन्फ्रंटेशन है या कुछ ऐसा है, पर प्रैक्टिकली अगर आप देखें तो कोई ऐसी भी क़यामत नहीं आई हुई। हमारे यहाँ रोजाना MCOC की मीटिंग होती है, वहाँ सिंध के जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं या चीफ सेक्रेटरी वो वहाँ पे रिप्रेजेंट होते हैं। वहाँ पे जितने फैसले हुए हैं उनमें सिंध गवर्नमेंट का कोई बड़ा ऑब्जेक्शन जो है वो सामने नहीं आया। और मैं ये समझता हूँ कि जो अभी तक तमाम जो फैसले आए हैं उसमें ये जो अभी तक जो भी मामला आया है या बात आई है वो तमाम बड़ी काफी, एक्चुअली पाकिस्तान हैज डन रादर वेल इन कॉम्बैटिंग दिस कोरोना। हमने देखिए जो हमारा जो केसेस आए थे पहले हमारे, ये जब यूरोप में, और हमारे केसेस ऑलमोस्ट इकट्ठे आए थे, लेकिन आप देखिए कि वहाँ पे सिचुएशन कहाँ पे है और हमारे यहाँ सिचुएशन कहाँ पे है। इसमें जाहिर है कुदरती भी एक एम्फेसिस है, लेकिन एक ये भी बात है कि जिन लोगों ने ट्रैवल किया फरवरी में या अर्ली मार्च में, वो बता सकते हैं कि पाकिस्तान के एयरपोर्ट के ऊपर कंट्रोल कैसा था। और नहीं, जरूर आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, बिल्कुल बेहतर था, इसमें कोई शक की बात नहीं है। मैं इंग्लैंड से कंपेयर कर रही हूँ, पाकिस्तान में बहुत बेहतर था। मैं सिर्फ एक चीज़ वाजे कर दूं कि फिरदौस शमीम नकवी ने इमरजेंसी का आर्टिकल 235 की ही बात की है, वो बाइट भी हमने सुनाई है। अब मैं ये सवाल सिर्फ आपसे इसलिए कह रही हूँ फवाद साहब, चूँकि आप इस बात को समझते होंगे, अब जबकि मुल्क एक बहरान से लड़ा है, तो मीडिया के ऊपर आके इस तरह की स्टेटमेंट्स देना, फिर उसका रद्द-ए-अमल भी हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से देखा। चूँकि अब 18वीं तरमीम के ऊपर भी बात होनी शुरू हो गई है, तो फिर इन बयानात को बड़ी शक की निगाह से देखा जाता है। नहीं, कोई ऐसा शक है 18वीं तरमीम पे भी देखे ना, किसी गवर्नमेंट ने तो नहीं कहा कि हम अमेंडमेंट कर रहे हैं, एक टीवी ने खबर दी। प्रॉब्लम यह है कि टेलीविजन ने भी तो 8-10 घंटे आपने भी तो चलाना है ना, अपना चूरन कोई ना कोई तो बेचना है ना मीडिया में भी। नहीं, मगर आप भी तो मीडिया में होते थे ना, आप भी समझते हैं कि कुछ सहाफी इस तरह करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। नहीं, लेकिन ये जो मामला शुरू हुआ ये तो फ्रेंकली मीडिया की खबर से शुरू हुआ, कभी गवर्नमेंट ने तो नहीं कहा कि 18वीं तरमीम चेंज कर रहे हैं। उन्होंने कहा तरमीम की गुंजाइश है।
गुंजाइश तो देखें ना हर चीज की है, वो तो अगर आप देखिए 18वीं तरमीम पे भी अगर आप बात करें ना, उसके 2 पार्ट्स हैं, एक्चुअली 3 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है कि सूबों को इख्तियार मिले हैं फेडरेशन से, उसके ऊपर किसी पार्टी का कोई जो है वो आपस में इख्तलाफ नहीं है। एक्चुअली ऑल पार्टीज फेवर दिस जो प्रिंसिपल्स हैं कि आपके जो इख्तियार है वो फेडरेशन से सूबों को जाने चाहिए, बल्कि पीसीआई तो आर्टिकल 140A को एम्फेसिस करती है कि सूबों से भी इख्तियार जो है वो डिस्ट्रिक्ट में जाने चाहिए, जो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। दूसरा इसका जो हिस्सा है वो है कोऑर्डिनेशन का, जिसमें फॉर एग्जांपल HEC का रोल है। HEC देखे यूनिवर्सिटीज हमारी तबाह बर्बाद हो गई हैं क्योंकि हमारे यहाँ जो HEC की कोऑर्डिनेशन होनी थी वो नहीं हुई। हेल्थ में जो प्रॉब्लम्स आए हैं वो भी उसकी वजह से आए हैं। उसके ऊपर डेफिनेटली हमें कोऑर्डिनेशन के ऊपर बातचीत करनी चाहिए और देखना चाहिए हम कैसे बेहतर कर सकते हैं। तीसरा हिस्सा है NFC का। NFC एक्चुअली डायरेक्टली पार्ट उस तरह नहीं है 18th अमेंडमेंट का, सिर्फ उसमें ये कहा गया है कि जी वो आप पैसे कम नहीं करेंगे, ज्यादा कर सकते हैं, बिल्कुल 163A के तहत जी हाँ वो। लेकिन NFC अवार्ड के ऊपर हर 10 साल में बात वैसे ही होनी है, और अभी जो बातचीत जो शुरू हुई है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। और उसमें मैं ये समझता हूँ, हो सकता है PTI के अंदर भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि सूबों को डिफेंस, मेगा प्रोजेक्ट्स और जो कर्जों की वापसी है उसमें अपना शेयर जो है वो देना चाहिए, क्योंकि फेडरेशन अकेली ये मामला जो है वो नहीं करती, ये सारे मुल्क के ऊपर अप्लाई होते हैं, तो इन सबको जो है वो अपना हिस्सा जो है उसमें लेना चाहिए। अच्छा, इसके ऊपर नवीद कमर साहब का रिएक्शन बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि नवीद कमर साहब भी 18वीं तरमीम के जो पार्लियामेंट्री कमेटी थे और उसके एक अहम रुकन थे, उसके ऊपर एक हम उनसे रिएक्शन ज़रूर लेंगे, मगर एक छोटे से वक्फे के बाद, और उनसे ये भी पूछेंगे कि हिंदुस्तान और बांग्लादेश के अंदर जो डिफेंस और दीगर मामलात होते हैं, कर्ज़ों के भी मामलात होते हैं, वो फेडरल गवर्नमेंट जो है उसको देखती है या सेंटर उसको देखता है। कम से कम दफाई मामलात को तो सेंटर जरूर देखता है। तो पाकिस्तान में अगर ये अलहदा सिस्टम बन जाएगा और पंजाब अगर ज्यादा देगी, तो फिर क्या जो डिफेंस के जितने भी इदारे हैं वो ज्यादा लीन करेंगे पंजाब की तरफ? इसके ऊपर बड़े अहम सवाल हो सकते हैं, मगर करेंगे वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले फवाद चौधरी साहब ने ये कहा है कि NFC अवार्ड के अंदर एक जो शिक है उसके अंदर तरमीम होना ज़रूरी है, इसलिए चूँकि सूबों को चाहिए कि वो डिफेंस और कर्ज़ों की तरफ अपना हिस्सा डालें। अब नवीद कमर साहब, आप बानी हैं 18वीं तरमीम के, उसके तहत भी NFC अवार्ड लिंक्ड है कॉन्स्टिट्यूशन को, अगर मैं गलत नहीं हूँ। तो अगर ये फैसला हुकूमत कर ले कि जी सूबों ने अपना हिस्सा डालना है और पैसे देने हैं कर्ज़ों की तरफ और डिफेंस बजट को, तो वो कैसे होगा पॉसिबल कानूनी तौर पे? देखिए, कानूनी पे तो बाद में आते हैं। थोड़ा सा जो बैकग्राउंड इसका वो ये है कि जब 18th अमेंडमेंट पे पूरी बात हो रही थी और कमेटी ने पूरा 1 साल तकरीबन लगाया था पर्टिकुलरली डिवोल्यूशन पे, तो जहां पावर्स की डिवोल्यूशन हुई उसके साथ साथ ही ये NFC हो रही थी जो कि 2010 में आई, और उसमें फिस्कल डिवोल्यूशन जो है वो किया गया। न सिर्फ सूबों के दरमियान आपस में थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज हुआ, बल्कि सूबों और वफाक के दरमियान जो शेयर है उसको थोड़ा सा टिल्ट किया गया सूबों की तरफ, और उसको फिर 18th अमेंडमेंट में प्रोटेक्ट कर दिया गया, क्योंकि इतने सारे पावर्स जो थे वो फेडरल गवर्नमेंट से निकल के जो है प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के पास आए, और उनको जब तक कि उसको रिसोर्सेज भी साथ मैचिंग ना देते तो जाहिर है कि उनके लिए पॉसिबल नहीं होता कि ये सारी चीजें कर सके। आज हम आर्ग्यू क्या कर रहे हैं कि जो सब्जेक्ट्स फेडरल गवर्नमेंट के पास रह गए, प्रोविंसेस अपने सब्जेक्ट्स छोड़ के क्या फेडरल गवर्नमेंट के सब्जेक्ट्स पे अपना जो बजट है वो इस्तेमाल करें? ये हाउ इज दैट पॉसिबल? स्पेशली आजकल के ज़माने में तो बिल्कुल ये सारी दुनिया बात कर रही है हम अपने हेल्थ केयर सिस्टम्स पे और ज़्यादा बजटिंग करें, उस पे और ज़्यादा रिसोर्सेज दें। बल्कि मैं तो कहूँगा आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद कहा है कि जी हमें फिजिकल स्पेस चाहिए ये रीशेड्यूलिंग के थ्रू, ताकि हम अपने हेल्थ केयर फैसिलिटीज को अपग्रेड कर सके। नाउ व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट दैट, और फिर साथ साथ कहते हैं क्योंकि हेल्थ फैसिलिटीज जाहिर है और कहाँ है, बल्कि प्राइमरीली सारी हॉस्पिटल, सारी हेल्थ केयर सिस्टम जो है
वो सूबाई मामला है। ठीक है, मगर आपने ये जो सवाल किया है, रिसोर्सेज देने चाहिए, राइट, कि हम सूबों से रिसोर्सेज काट के और फेडरल गवर्नमेंट के सब्जेक्ट्स पर्टिकुलरली डिफेंस और डेट सर्विसिंग पे देंगे, ये मुमकिन ही नहीं है। मुमकिन नहीं है। फवाद चौधरी साहब, ये जी, ये नवीद कमर साहब की राय है कि